स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा वेटेज वाला और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। एग्जाम में ये गारंटेड है कि आता ही आता है और इसका आपने नाम भी सुना होगा, इट इज कोलिजन। सबसे पहले नाम से ही देखो कि क्या पता चलता है। कोलिजन कोलिजन क्या बोल सकते हैं हम कि कोलाइड। ठीक है, कोलाइड का मतलब हमने पढ़ा है, कोलाइड होता है किसी भी दो चीजों का टकराना। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का टकराना क्या होता है, कोलाइड करना। और जो उनकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कोलिजन। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे बेटा कोलिजन, फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन between the two bodies and particle which changes the magnitude and direction of velocity। ठीक है, इट मीन्स कोलिजन क्या होता है बेटा, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, इंटरेक्शन के बाद जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक वेलोसिटी की चेंज हो जाती है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, ठीक है, उसने कोलाइड किया, या तो दोनों ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। पर ये श्योर होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी चीज से टकराने के बाद या तो वो तेजी होगी, अगर वो बहुत ज्यादा हैवी है तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन तो चेंज होगी, जिस स्ट्रेट पाथ में वो जा रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि वो उसी पाथ पे जाए। ठीक है, तो कोलिजन में क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज विच चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो कोलिजन सिंपली ये होता है। इसके बाद जो सबसे मेन इंपोर्टेंट इसमें थिंग होती है, ठीक है, जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इसके टाइप्स। और टाइप्स में जो एक्सप्रेशन है, तीन एक्सप्रेशन होंगे बेटा, तीन में से मैं गारंटी देती हूँ आपको कि एक एक्सप्रेशन एग्जामिनर पूछेगा ही। ठीक है, इस चैप्टर में अब तक जो मैंने कराया वो एक तरफ है और जो ये है ये एक तरफ है। ठीक है, इट मीन उसमें से एक आएगा और इन तीनों में से एक आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं बेटा, इसके 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज perfectly elastic collision, second one is inelastic collision, and the third one is perfectly inelastic collision। ओके, इसके 3 टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो बेटा ये क्या होते हैं। अब मेन टॉपिक अब शुरू होता है कि कोलिजन में ये जो पॉइंट्स है, ये टाइप्स है, ये कैसे अलग अलग एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं, इनके क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू दिस। द फर्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सॉरी perfectly elastic collision। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, इसमें होता है जब कोलिजन होता है किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो लीनियर मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है बेटा, कंजर्व्ड। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होती है, कंजर्व। ठीक है, तो इसमें आप यही लिखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइडेड टू ईच अदर देन देयर लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। जब हमारा बिफोर द कोलिजन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वही मेरा आफ्टर कोलिजन हो जाता है बेटा, तो वही क्या होता है, कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन में ये तो होती है किसी भी आप जब मेरा बिफोर और आफ्टर मीन्स इनिशियल और फाइनल जब सेम होता है तो वो क्या हो जाता है, कंजर्वेशन। ठीक है, तो मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होती है,
कंजर्व। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल होता है, कई बार इसमें पूछ लेते हैं कि आपसे शुरुआत में जब एक्सप्रेशन कराते हैं व्हाट इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और फिर जो इसके एक्सप्रेशन में आप कराऊंगी वो। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क का होता है कंप्लीट, तो ये लिखना जरूरी होता है, एक अच्छा इंट्रो हो जाता है आपका एक्सप्रेशन के लिए। अगर एक्सप्रेशन में नहीं भी पूछा है, आप इसे एज अ इंट्रो लिखोगे, इंट्रोडक्शन की तरह, तो आपके एक बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो बड़े अच्छे से आपकी प्यार से कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल हम लेंगे कोलिजन ऑफ एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक। ठीक है, जब कोई भी हमारा एक ही जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो उसके डिफरेंट मतलब जो भी एटम्स होते हैं, तो उनका जो आपस में कोलिजन होता है बेटा, वो क्या होता है, आपस में जो कोलिजन होगा इनका, वो कोलिजन होगा मेरा इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्योंकि इसके जो होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम मेरा क्या रहेगा इसमें, कंजर्व्ड। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा मेरा क्या होता है कि मेरा लीनियर मोमेंटम तो होता है कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, इट मीन जो मेरा बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम होगा और जो आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम होगा वो तो सेम होगा, तभी वो कंजर्व्ड होगा, बट काइनेटिक एनर्जी में मेरा डिफरेंस हो जाता है। इट मीन यहाँ पे देखो बेटा कोई लॉस हो जाएगा या फिर गेन हो जाएगा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है लॉस होगा या गेन होगा, वो हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, तो मैं इसलिए आपको पहले बता देती हूँ कि लॉस है या गेन है। तो इसमें बेटा लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, अब कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसे कोलाइड किया, तो वो क्या करेगा, इससे टक्कर लगने के बाद क्या वो तेज जाएगा या वो आराम से आएगा। ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट में एनर्जी थी तो वो ज्यादा लूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा बेटा, लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जो आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो कोई भी इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड but kinetic energy is not conserved। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें ना कई बार ये आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो कोई भी, उसमें भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आपको देगा कि अ कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऑप्शंस हो गए परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड द डी नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। ठीक है, आपके ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिससे आपका दिमाग एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल में होता क्या था। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मेरा कौन सी चीजें कौन सी टर्म्स कंजर्व्ड होती है, इनइलास्टिक में क्या कंजर्व्ड होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा अपने ध्यान से अच्छे से बेस की तरह इसे एक बार अच्छे से प्यार से याद कीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आपके अब सीबीएसई या किसी भी एग्जाम्स बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, जब कोई भी एक बॉल थ्रो की जाती है एक पर्टिकुलर हाइट तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल थ्रो from a particular height, it doesn't rebound on same height। ठीक है, आपने कोई भी, आप शुरुआत में बचपन में भी अपनी गेम्स खेलते थे, जब आप ऐसे बॉल को पुश करते हैं नीचे, तो क्या वो आती है उसी हाइट पे, नहीं, वो पहले इतनी हाइट पे है, बाद में वो ठप्पा खा के इतनी पे आएगी, फिर ठप्पा खा के इतनी पे, इतनी इतनी इतनी, तो ऐसे ऐसे जाके बहुत ही लास्ट में जाके बिल्कुल ही स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं बेटा कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, घट रही है, तो घट रही है तो क्या हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। तो आप समझे कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, उसका क्या होगा, लॉस।
ठीक है, और मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो रहेगा कंजर्व। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा थर्ड टाइप आती है मेरी कोलिजन की, वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें होता है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक में इसमें अलग केस आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में ना बेटा ये होता है कि कोई भी जब हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा वुडन ब्लॉक है, ये मेरी कोई भी मैंने बुलेट फायर करी, ठीक है, आपस में ये बुलेट जब इसकी वेलोसिटी ये स्टेबल था, इसकी कोई भी वेलोसिटी रही होगी u, इसके बाद ये क्या होगा, बुलेट फायर की मैंने, वो वुडन ब्लॉक में गया, इसी के अंदर रहा, देन वुडन ब्लॉक भी मूव कर जाता है, क्योंकि एक फोर्स मिलता है उसे बुलेट के थ्रू। जब रिकॉइलिंग ऑफ गन में आपने पढ़ा है कि रिकॉइल करते गन में पीछे रिटार्डिंग फोर्स जाता है और साथ में बुलेट आगे भी जाती है, वो बहुत ज्यादा फोर्स से लगाएगी वुडन ब्लॉक पे, तो वुडन ब्लॉक भी ऑब्वियस सी बात है स्टेबल नहीं रहेगा, मूव कर जाएगा, इधर सामने इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा बेटा, यहाँ पे बुलेट मेरी वुडन ब्लॉक में चली जाएगी। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक में जाने के बाद ये क्या कर जाएगी, एज ए सिंगल बॉडी मूव हो जाएगी, क्योंकि इस केस में बुलेट क्या हो गई, इसके अंदर इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो एज अ सिंगल बॉडी जब ये मूव कर जाएगी, तो इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज in such a way that the body is embedded into other body and then move like a single body is called perfectly inelastic collision. ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारा यही होगा कि बुलेट फायर करते हैं हम एक वुडन ब्लॉक में, देन वो मूव कर जाती है एज ए सिंगल बॉडी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा सबसे ज्यादा एक ना छोटा सा, इनकी एक्सप्रेशन करने से पहले एक छोटा सा ना आपका एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो एग्जामिनर ये है कि उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रही है और वो आता भी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी, या फिर आप कोई भी किसी भी स्कूल का टेस्ट दोगे उसमें टीचर्स डाल देते हैं ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कोलिजन एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट बेस है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको कोलिजन भी समझ आ गया, मैंने कोलिजन बताया सिंपली होता क्या है, और जो मेरी ये तीनों पार्ट्स भी आ गए, क्या मेरा कंजर्व होता है, कौन सी मेरी थिंग कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेटा कंजर्वेशन का ही एक लॉ है कोलिजन में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा पेंडुलम सिंपली होता क्या है, जब कोई भी हम एक स्ट्रिंग पर एक मास बॉब टांग देते हैं, ठीक है, या फिर आपने वॉच में भी देखा होगा, अपने घर में वॉच होती है, उसके नीचे एक स्ट्रिंग होता है, उसके नीचे एक कोई भी मास बॉब होता है, वो ऐसे मूव जाता है, ये जो स्टेबल होता है ये होती है बेटा उसकी मेन पोजीशन, देन वो मूव जाता है इस तरफ, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। ठीक है, मेन पोजीशन पे आता है, इट मीन्स वो पूरी एक ऑसिलेशन में, पूरी एक ऑसिलेशन होगी बेटा, देखो यहां से गया मेन पोजीशन, देन यहाँ पूरी, जब एक टू एंड फ्रो मोशन होने के बाद जब वो दोबारा से इस पे आएगा तब क्या होता है, मेरा एक पूरा ऑसिलेशन होता है, और जो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन मोशन भी हो जाती है, ये इसका ऑसिलेशन मोशन का भी एग्जाम्पल होता है पेंडुलम। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है बेटा, जो मेन पोजीशन आप देख सकते हो, एक ही ऑसिलेशन में मेन पोजीशन पे मास बॉब कितनी बार आएगा, 2 बार, एक बार तो मेन पोजीशन जब शुरू हुआ इस तरफ, देन फिर इस तरफ जाके बेटा वो इस तरफ खत्म होगा। ठीक है, तो 2 बार एक ही ऑसिलेशन में आ जाता है, और ये मोशन कौन सी होती है, ऑसिलेशन मोशन। और पेंडुलम क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ मास बॉब देन इट विल एक्ट एज अ पेंडुलम। ठीक है, तो आप कोई भी जैसे ये लो, ये मास बॉब है, इसका मास m है। ठीक है,
ये बेटा मेन पोजीशन है मेरी, मेन पोजीशन। देन उसके बाद ये अगर इस तरफ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ये अगर यहाँ है तो ये हाइट है मेरी h, ठीक है। अब देखो फिर ये दोबारा से कहाँ पे पहले ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर किस तरफ जाएगा, इस तरफ। इस तरफ जब गया, ठीक है, सेम हाइट से जाता है तो यहाँ भी मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, h, ठीक है। इस तरफ गया, फिर बेटा इस तरफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें कंजर्वेशन का कंसेप्ट आप कैसे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन पोजीशन पे मेरी हाइट क्या है, एट मेन पोजीशन हाइट इज 0, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होती है, mgh। as height is 0 then potential energy will also be 0, ओके। तो यहाँ पे मेरी टोटल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है क्या बेटा, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा होता है किसी भी जो पोजीशन पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मेरी टोटल एनर्जी है वो मेरी कंजर्व रहेगी। इट मीन्स मेरा जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो क्या रहेगा, इक्वल, ठीक है, मेन पोजीशन के लिए भी और ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी, ये दोनों मेरी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल एनर्जी आएगी वो मेरी यहाँ पे भी होनी चाहिए। टोटल एनर्जी सिंपली बेटा मेरी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एज एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0 देन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स द टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मेरी मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगी बेटा, सारी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 मेन पोजीशन पे। अब देखो बेटा यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे h क्या है मेरी, h है, फाइनल हाइट मेरी h है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी होती क्या, हाफ ऑफ mv², ठीक है। यहाँ पे मेरी पहुंच गई है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी 0, देन माई काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वॉल ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई 0, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 0। सेम ऐसे इसी का इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी करेंगे, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे भी 0, तो मेरी टोटल एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझ गए कि अब देखो यहाँ पे भी क्या थी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी, यहाँ पे दोनों पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, ठीक है। तो जो भी था मेरी टोटल वैल्यू थी वो मेरी क्या रही, कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, हेंस एट मेन पोजीशन टोटल एनर्जी क्या है मेरी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन की कंजर्वेशन देखते हैं हम इस पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों में मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है 0, तो देयरफॉर mgh है मेरी टोटल एनर्जी, और वो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस पे मेरी टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में है, तो देयरफॉर क्या वो हेंस कंजर्व्ड, ठीक है। आप सिंपली ऐसे जो मैंने किया ऐसे आपको बनाना होता है, 2 मार्क्स में ये पूछता है आपसे, और ये आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि आपकी कंजर्वेशन कैसी है। इस चैप्टर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड यही किया है, एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसमें आपका स्ट्रिंग के साथ आपका कॉलिजन भी, मतलब कॉलिजन ही आपका स्ट्रिंग वाला केस आ जाता है कि आप कैसे करेंगे, इसमें मास के साथ है। पेंडुलम वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आपने पेंडुलम के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, हाफ ऑफ kx², ठीक है। तो ये आपसे न्यूमेरिकल भी बेसिस पे पूछ लेते हैं और कंसेप्चुअल बेसिस पे भी पूछ लेते हैं।
अब आते हैं अपने मेन जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा आज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है बेटा, आप थोड़ा ना मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में इसे नोट करते रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक ना हो। एक बार आप भी अपने हाथ से इसे राइट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसमें मिस्टेक ना होने के, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कोई भी एक बॉडी थी जिसका मास था m1, देन सेकेंड बॉडी जिसका मास था m2, ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है u1 से, ये किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है u2 से, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ बेटा u1 ग्रेटर देन है u2, इट मीन्स अगर मेरी फर्स्ट बॉडी बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो ये इसमें आगे जाके टकरा जाएगी। देन मेरा सेकेंड केस क्या हो जाएगा, m1 m2 कोलाइड होने के बाद ये एक दूसरे से अलग जाएंगी। देन m1 मेरी मूव कर लेगी फाइनल वेलोसिटी v1 से और मेरी m2 बॉडी मूव करेगी फाइनल वेलोसिटी v2 से। तो ये मेरा केस है बिफोर कोलिजन। आप ऐसे ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप ये, और हमारे तो फिजिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेरिजन टू थ्योरी। अगर थ्योरी के साथ साथ हम अपने डायग्राम बना देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोर कर लेते हैं, हमें गुड स्कोरिंग होती है, एक मार्क्स डिडक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बिफोर कोलिजन। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ये होगा कोलिजन, यहाँ पे कोलाइड हुई दोनों बॉडीज। और ये क्या हुआ बेटा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आप जो मैंने अब तक बताया वो आप ऐसे थियोरेटिकल बेस में लिखिएगा कि एक कोई भी कंसीडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2, ठीक है, टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा कि एज u1 ग्रेटर देन u2 एंड लिखिए m1 and m2 move with initial velocity u1 and u2 respectively. If u1 is greater than u2, then they will collide and after collision they will move with final velocity v1 and v2. इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद देखो जो मेरा इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। और मेरा मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये मेरा मोमेंटम हो गया। अब हमें पता है बेटा इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन में मेरा मोमेंटम होता है कंजर्व एज, आप लिखिएगा कि एज इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंट इज कंजर्व्ड, एज मोमेंट इज कंजर्व्ड, देयरफॉर ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम due to conservation of momentum of before collision will be equal to after collision m1 u1 plus m2 u2 must be equal to m1 v1 plus m2 v2, ये होना चाहिए। इसके बाद देखो अगर मैं वन टर्म एक तरफ करती हूँ m1 u1 माइनस m1 मास वाली मैं एक तरफ करती हूँ और m2 वाली एक तरफ, देन रीअरेंज करने के बाद m2 v2 माइनस m2 u2, m1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आया u1 माइनस v1, यहाँ पे आया बेटा m2 v2 माइनस u2, ठीक है। अगर ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, मेरी बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, m1 के लिए मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर और मेरी m2 u2 के लिए हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। बिफोर कोलिजन टोटल
ये हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी बेटा, हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर एज एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है, कंजर्व्ड, एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, हेंस मेरी बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। देयरफॉर हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर must be equal to half of m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर, क्योंकि बेटा मेरी एनर्जी भी कंजर्व है तो वो बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होनी चाहिए, सेम। अब देखो यहाँ से हाफ हाफ अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, अगर इस टर्म्स में से मैंने हाफ कॉमन लिया, इस तरफ से भी हाफ कॉमन लिया, देन हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन मेरी टर्म क्या बच जाएगी यहाँ पे, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद क्या होता है बेटा, आप इसमें भी अरेंज करिए, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हुई आपकी टर्म। इसके बाद देखो ये आई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मेरी इक्वेशन सेकंड क्या आई थी बेटा, इक्वेशन सेकंड थी मेरी m1 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। अगर मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, देन m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2, क्या है मेरी इक्वेशन, v2 माइनस u2। ओके, इसके बाद देखो मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ m1, देन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 कॉमन लिया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2 m2। अब यहाँ से देखो बेटा m1 से m1 कैंसिल आउट हुआ, m2 से m2 कैंसिल आउट हुआ, देन रिड्यूस होके मेरी टर्म्स क्या बची, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, इस तरफ v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा, अब मुझे पता है, आपने अपने अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या होता है। इसकी आइडेंटिटी को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो a प्लस b, a माइनस b। इफ आई पुट u1 a एंड v1 इज इक्वल्स टू b, देन ये कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, u1 प्लस v1 एंड मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस v1। तो मैं इसे एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से मैंने एक्सपेंड किया u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, यहाँ से v2 माइनस u2 सेम एज इट इज, जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया ऐसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, v2 माइनस u2। अब देखो बेटा इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हुई, तो मेरा रिड्यूस होके क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं, अब देखो अगर मैं इसे डिवाइड में लेके आती हूँ, अब v और v की टर्म आप एक तरफ करो, u और u की टर्म एक तरफ करोगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ठीक है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊंगी तो क्या होगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये मेरा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें पता है क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी और इसमें बोल देते हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसकी आप वैल्यू निकालिए। तो जैसे आपने शुरुआत से लेके मैंने अब तक एक्सप्रेशन किया, आप उस एक्सप्रेशन को करेंगे एंड इट विल बी गिव्स अस द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आप इसमें ना याद रखिए कि ये क्या आ रहा है 1,
तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है 1, ठीक है। तो मेरी 1 होती है वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, वी कैन डिफाइन इट v2 माइनस v1 क्या बेटा, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फाइनल relative velocity to the initial relative velocity. या फिर आप इसे बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टू द रेशियो ऑफ बिफोर द कोलिजन, ठीक है। सेम आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, v2 माइनस v1 क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और मेरी ये क्या है बेटा u1 माइनस u2, ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, और ये मेरा क्या हुआ बेटा I है इज इक्वल्स टू 1, और मेरा ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। इसके बाद बेटा इसे और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं 1 डायमेंशन में यहाँ तक पूछते हैं, बट कई बार अगर ये 8 मार्क्स में आता है तो इसके अनदर केसेस भी पूछ लेते हैं। उसके आगे हम कैसे करेंगे इसे, अब देखो बेटा यहाँ पे मेरी इक्वेशन आई थी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। अगर मैं v1 को उस तरफ लेके जाऊं तो v2 विल बी u1 माइनस u2 प्लस v1, इट इज इक्वेशन 4th, ठीक है। अब देखो ये मेरी इक्वेशन 4 आई। अब क्या करेंगे बेटा, जो मेरी इक्वेशन ये आई है अब मैं इसे वैल्यू पुट करूंगी, पुट द वैल्यू जो मेरी आपकी ये सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें v2 की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है। जो मेरी ये वाली है टर्म कंजर्वेशन वाली में मैं पुट करूं अगर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह मैं क्या पुट करूंगी बेटा u1 माइनस u2 प्लस v1। आप इसे एक्सपेंड करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ठीक है। आप m2 वाले टर्म्स को अगर इस तरफ लेके आएंगे u वाले टर्म्स को m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1, और यहाँ क्या बचेगा बेटा प्लस m2 u2, और इस तरफ बचा m1 v1 प्लस m2 v1, ठीक है। आप इससे आगे एक्सपेंड करेंगे, u1 है यहाँ पे u1 है तो u1 से कॉमन लिया हमने, क्या आया m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2, और उस तरफ क्या हुआ v1 कॉमन लिया m1 प्लस m2, ठीक है। m1 माइनस m2, आप इसे या तो ऐसे ही लिख सकते हैं u1, तो यहाँ से मेरी v1 की वैल्यू क्या है बेटा u1 m1 माइनस u1 m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। v1 की मेरी वैल्यू आई ये, ठीक है। इसमें हम सिंपली आगे एक्सपेंड कर रहे हैं v1 और v2 की वैल्यूज निकालने के लिए। अब ये आई मेरी इक्वेशन 5th, अब मैं इसको पुट करूंगी, पुट इन इक्वेशन 4th, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में मैं अगर इसमें 4th में पुट करती हूँ तो मेरी क्या आएगी, 4th इक्वेशन मेरी क्या है
व्हेन V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1, मैं इसमें बेटा पुट करूंगी वैल्यूज को, देन V2 विल बी U1 माइनस U2 प्लस V1 की जगह मैं क्या पुट करूंगी, U1 M1 माइनस U1 M2 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ बेटा तो क्या आएगा, V2 विल बी U1 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 M1 प्लस माइनस M2 U2 प्लस M1 U1 माइनस U2 M2 प्लस 2 M2 U2 एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तब देखो यहां से ये क्या है, M1 U1, अब जो कैंसिल आउट होगा वो क्या है, आप इसे एक बार M1 U1 के टर्म्स में लिखिए अच्छे से, M आगे M1 U1 प्लस M2 U1 माइनस M1 U2 माइनस M2 U2 प्लस M1 U1 माइनस M2 U2 प्लस ये है U1 M2 U1 और यहाँ पे 2 M2 U2 और डिवाइडेड बाय ये किससे बेटा, M1 प्लस M2 से। तो यहाँ से M1 और U1 ये क्या हुआ, V2 हुआ मेरा 2 M1 U1 M2 U1 और यहाँ पे क्या बेटा M2 U1, दोनों प्लस और माइनस की टर्म से कैंसिल आउट हुई। ठीक है, ये क्या है माइनस ऑफ M1 U2 और ये क्या है यहाँ पे, ये है M1 U2 और ये माइनस ऑफ M2 U2, ये प्लस ऑफ M2 U2, देन क्या हुआ प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये मेरी टर्म आ गई है V2 के लिए, इक्वेशन 6। ठीक है, तो यहां से आते हैं बेटा स्पेशल केसेस। V1 की मेरी वैल्यू आई है M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और मेरे यहाँ से V2 की वैल्यूज आई है ट्वाइस ऑफ M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा स्पेशल केसेस कैसे अराइजेज होंगे। स्पेशल केसेस अगर मैं ले लेती हूँ, द फर्स्ट वन इज इफ M1 इज इक्वल्स टू M2, ठीक है, और ये मानो M है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, अगर मैंने फिफ्थ इक्वेशन में पुट किया V1 की वैल्यू देखो बेटा U1 M माइनस U1 M प्लस 2 MU2 डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो यहां से मेरा ये कैंसिल आउट हुआ, ये क्या बचा 2MU2 डिवाइडेड बाय M प्लस M, 2M से 2M कैंसिल आउट हुआ, देन V1 मेरा क्या आ गया U2 हुआ। ठीक है, अगर इसका सेकंड केस होता बेटा B, इफ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर मेरी सेकंड बॉडी क्या होती है बेटा रेस्ट पे। ठीक है, तो मेरी ये जो वेलोसिटी है U2 क्या होगी मेरी 0, तो मेरी V1 क्या हो जाएगी ऑल्सो 0। ठीक है, तो V1 मेरी 0 हो जाएगी। अब इसका अलग से एक स्पेशल केस आता है, अगर मैं इक्वेशन 6 में पुट करती हूँ ये वैल्यू, स्पेशल केस M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू मैं M ले लेती हूँ एंड पुट दी, अगर मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 6 में, ठीक है, तो V2 में अगर बेटा मैंने इसमें पुट किया तो यहां से मेरी क्या वैल्यू आई 2M U1 माइनस M U2 प्लस M U2 डिवाइडेड बाय M प्लस M, MU2 से MU2 कैंसिल आउट, देन V2 विल बिकम ट्वाइस ऑफ M U1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M। तो यहाँ से V2 क्या है बेटा U1। ठीक है, तो अगर मेरे मासेज इक्वल हैं तो मेरी फाइनल वेलोसिटी जो सेकंड बॉडी की है वो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, और अगर मेरी सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट तो मेरा क्या हो, अगर मेरी फर्स्ट बॉडी इज एट रेस्ट then U1 will become 0 and V2 will also become 0.
ठीक है, तो ये इसके बेटा स्पेशल केसेस है। अगर ये इतना पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें आपसे मिनिमम ये 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा कि आप नेगेटिव और प्लस में, ठीक है, साइन में आप दिक्कत करो। तो बड़े प्यार से और ध्यान से करना है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि जल्दी करना है। आप अच्छे से टाइम लेके इस एक्सप्रेशन को कीजिए। ये एक्सप्रेशन यही खत्म होता है। इसके चांसेस 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछने के। आगे मैं आपके एक और एक्सप्रेशन कराऊंगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप एक बार छोटी सी टर्म पढ़ेंगे। आप यहाँ पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स के आपने बहुत सारे स्पेशल केसेस पढ़े हैं। ये है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं बेटा जो सिर्फ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, पाथ से उनकी कोई रिलेशन नहीं होती। या आप ऐसे ऐसे जाओ, या फिर आप ऐसे ऐसे जाओ, या आप स्ट्रेट पाथ जाओ। ठीक है, जो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ये सिर्फ उन पे डिपेंड होते हैं। देयरफॉर द फोर्सेस which only depends on initial and final point, it will not depend on path taking। ठीक है, हमने क्या पाथ लिया उस पर डिपेंड नहीं करते। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अलावा पाथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकिंग। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ये होता है। मैं ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारा एक छोटा सा एक्सप्रेशन है हमारे सिलेबस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा जो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो पाथ टेकिंग नहीं होते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो मेरे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं बेटा, इसका एग्जांपल होता है कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होंगे मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल या कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स जो भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होते हैं मेरे, ये मेरे होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जो मेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा किसका एग्जांपल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, क्योंकि यही हमने पढ़ा है फ्रिक्शन में कि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, स्लिपरी सरफेस होगा तो उतना कम होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आप इसे प्रूव कैसे करेंगे कि कोई भी हमारा जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आप कोई भी देखो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, ये मास एम, ये एम। ठीक है, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर हाइट से यहाँ पे भेजा गया, ठीक है, और यहाँ पे सेम ही मास अगर मैं पहले लेके जाऊं ए से बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, और फिर मैं लेके जाऊं एफ पर। ठीक है, तो ये है मेरी हाइट अगर h1 और ये है मेरी हाइट h2। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस चीज को, आप देखो यहाँ पे कंसीडर ऑफ मास। ठीक है, आप इसे थियोरेटिकल वे में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो बेटा, इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्क डन ऑफ ए बी क्या होता है बेटा, mgh हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स है मेरा mg और हाइट है मेरी h। ठीक है, अब देखो सेकेंड केस में मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा मेरा वर्क डन ऑफ ए बी, अगर ये पॉइंट, ठीक है, वर्क डन ऑफ ये है ए बी, ये है सी डी ई एफ। ठीक है, क्योंकि फाइनल पॉइंट्स मेरे ए और बी है, तो वर्क डन ऑफ ए बी यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले वर्क डन ऑफ ए सी प्लस वर्क डन ऑफ सी डी प्लस वर्क डन ऑफ डी ई प्लस फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा वर्क डन ऑफ ई एफ, देन ये एफ से कहाँ पे जाएगा, वर्क डन ऑफ एफ बी। ठीक है, अब देखो मेरा वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन है मेरा mgh, तो मेरा सी डी की टर्म्स में सी, जब मेरा ए टू सी जा रहा है, डी टू ई जा रहा है और एफ टू बी जा रहा है, इसमें वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, जीरो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है।
तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ वर्क डन ऑफ ए बी विल बी वर्क डन ऑफ ए सी प्लस सी डी मेरा 0 हुआ, नहीं सॉरी ए सी मेरा 0 हुआ, सी डी मेरा रहेगी वैल्यू, ये क्या है H1 हो जाएगी बेटा इसमें, डी ई मेरा क्या हो जाएगा 0, ई एफ में भी मेरी हाइट क्या हो जाएगी H2 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन ऑफ ए बी मेरा क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस एम जी H1 प्लस 0 प्लस एम जी H2 प्लस 0। तो सेकेंड केस में मेरा वर्क डन ऑफ ए बी विल बी एम जी H1 प्लस एम जी H2। ठीक है, अगर मैं कॉमन लेती हूँ एम जी को देन इट विल बिकम एम जी H1 प्लस H2 एज, अब देखो बेटा A टू B जा रहा है, हाइट पहले H थी, यहाँ पे पहले A टू C गया, फिर C टू D E F और B, एक अलग पाथ फॉलो किया H1 और H2 गया, वो पॉइंट A और B पे है, तो मेरी टोटल हाइट जो इन बिटवीन है वो कितनी है H1 और H2 क्या है फिर मेरा इक्वल है H के। तो वर्क डन ऑफ ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा MGH। ठीक है, तो जब मेरा पाथ था स्ट्रेट, अब यहाँ गया जिगजैग, तब भी मेरा वर्क डन आया MGH, और अब मैंने जब जिगजैग मोशन से निकाला तब भी मेरा वर्क डन क्या आया MGH। तो देयरफॉर वर्क डन मेरा क्या है सेम इन बोथ केसेस, हेंस ये पाथ पे फर्क ही नहीं पड़ा कि पाथ मेरा क्या है, तो ये क्या है नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इसने डिपेंड किया, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन कंसेप्चुअल होते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेते हैं। आज हमने कोलिजन इलास्टिक कोलिजन किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिजन के नेक्स्ट पार्ट के लिए ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप इसके साथ जितना यूज टू रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच।